KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में गुजरात के अंकलेश्वर से 660 LPM का पहुंचा ऑक्सीजन प्लांट। रिलायंस ग्रुप की ओर से 108 नंबर की एम्बुलेंस को उपलब्ध कराया जाएगा निःशुल्क डीजल। थोड़ी सी बारिश के बाद जयापुर गांव जाने वाली सड़क पर हुआ जल जमाव। और सड़क चौड़ीकरण के कार्य के चलते लगभग 9 मंदिरों का अस्तित्व पड़ा खतरे में। और अब खबरें विस्तार से। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में गुजरात के अंकलेश्वर से 660 LPM का ऑक्सीजन प्लांट पहुंचा। कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में गुजरात के अंकलेश्वर से 660 LPM का ऑक्सीजन प्लांट पहुंचा। इस प्लांट के लगने के बाद अस्पताल के बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता अधिक होगी, जिससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। मंडलीय अस्पताल में मरीजों के लिए लगातार ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। यहाँ सभी बेड के लिए ऑक्सीजन सुनिश्चित कराने के लिए सेंट्रल पाइपलाइन है। ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए यहाँ प्लांट लगाने की तैयारी चल रही थी। SIC डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने बताया कि अंकलेश्वर से आए प्लांट से 660 लीटर प्रति मिनट से लगभग 125 से 150 बेड को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सकता है। इस प्लांट के लगाने में 100 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए बिजली विभाग से संपर्क किया जा रहा है। प्लांट से मंडलीय अस्पताल और महिला अस्पताल के MCH विंग को ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 960 LPM का दूसरा ऑक्सीजन प्लांट मई के तीसरे सप्ताह में उड़ीसा से आने की संभावना है। उससे करीब 200 बेड को ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा सकती है। वहीं इस प्लांट को अब आयुर्वेद अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे लोगों को लाभ मिले। मंडलीय अस्पताल में इससे बड़े प्लांट की आवश्यकता है, जो शीघ्र ही आ रहा है, उसे यहाँ लगाया जाएगा। सर, ये प्लांट जो आया था क्या हुआ, इसके लिए यही लगेगा या कहीं और ट्रांसफ़र किया जा रहा है? ये इस प्लांट की कैपेसिटी जैसा कि पहले था उससे कम है। ये 40 NM³ है, तो जो जितने बेड्स की हमारी रिक्वायरमेंट है उस बेड्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पूरा नहीं पड़ रहा है। तो ये निर्णय लिया गया कि इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया जाएगा और इससे बड़ा जो प्लांट है वो आएगा यहाँ पे, उसको यहाँ पे लगाया जाएगा। कब तक आएगा? वो अब कोयम्बटूर से आना है, वो मेरे ख्याल से भेजा जा चुका है। तो जब भी आएगा इससे बड़ा प्लांट? हाँ, वो इससे बड़ा, ये 660 LMP है इसका, वो 960 LMP है। तो इससे कितना लोगों को लाभ मिलेगा इस वजह से? ये करीब 125 से 150 बेड के लिए काफ़ी है। वो 200 बेड पे रहेगा। हमारे यहाँ 2 प्लांट स्थापित होने हैं, तो हमको लगभग 400 बेड की आवश्यकता है। तो क्या प्लांट चाहेंगे? प्लांट कब तक लग जाएगा लोगों को? हमारे यहाँ सारी तैयारी है, प्लांट वहाँ से आ जाएगा तो हम लोग वहाँ पे इंस्टॉल करवा देंगे उसको। हमारे जैसे इसकी तैयारी पूरी थी वैसे तैयारी हमारे पास पूरी है। जैसे ही वो प्लांट आ जाता है हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल। हम लोग गुजरात भरूच से UPL लिमिटेड कंपनी से ये प्लांट आया है और करीब 1300 किलोमीटर का डिस्टेंस काट के आया है और 13 तारीख को निकला था और ये करीब कल पहुंचा है। और ये प्लांट की कैपेसिटी है 40 NM³ पर हावर। ओके, और ये प्लांट अभी PG आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ इंस्टॉल होने जा रहा है। कितना लाभ मिलेगा इससे लोगों को? ये लाभ की तो बात करें तो कैपेसिटी के हिसाब से 120 से 130 लोगों को लाभ मिल सकता है इसको प्रतिदिन। यस। रिलायंस ग्रुप की ओर से 108 नंबर की एम्बुलेंस को निःशुल्क डीजल उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रिलायंस पेट्रोल ने नजीर पेश की है। महामारी के दौर में मदद के लिए रिलायंस ग्रुप ने हाथ बढ़ाया है। इसके तहत अब मुफ्त में 108 नंबर की एम्बुलेंस को डीजल दिया जाएगा। वाराणसी में हर 108 एम्बुलेंस में हर दिन फ्री में रिलायंस के पेट्रोल पंप पर डीजल दिया जाएगा। इसमें बिना लाइन में लगे, बिना एक पैसा दिए हर दिन 50 लीटर तेल फ्री में दिया जाएगा। रिलायंस की इस मुहिम से मरीजों को काफी सहूलियत होगी। एम्बुलेंस से जनता को कितना फायदा मिलेगा सर? ये एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस पिछले 1 साल से कोविड में काम कर रहा है। फिलहाल वाराणसी में 14 108 एम्बुलेंस है जनरल और 2 ALS है। टोटल 16 गाड़ी 24 घंटा 7 दिन काम कर रहा है लगातार। और ये कोविड मरीज को घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल
शिफ्ट करने का काम करते हैं। कितने एम्बुलेंस में आप तेल लेंगे और कितना तेल लेंगे और जनता को कितना इससे बेनिफिट मिलेगा? देखिए, अभी सरकार ने हमको 16 एम्बुलेंसेज की लिस्ट दी है जो कि कोविड में कार्यरत हैं। सिर्फ उन्हीं को एम्बुलेंस को तेल दिया जाएगा और रिलायंस कंपनी की तरफ से 50 लीटर प्रति व्हीकल प्रतिदिन मैक्सिमम जो है वो दिया जा सकता है। 50 लीटर में औसत मोटा मोटी 500 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 500 से 700 किलोमीटर चलनी चाहिए, 800 किलोमीटर, जो कि एक काफ़ी मात्रा में तेल है। तो एम्बुलेंस आएगा तो उनको भी नंबर लगाना होगा या आप किसी नहीं, उसको 1 नंबर काउंटर जो है हमारा 1 नंबर पंप पे आरक्षित रहेगा स्थान, उसको पहले दिया जाएगा, प्रायोरिटी भी दिया जाएगा। जैसे ही एम्बुलेंस आएगी, अगर हमको पहले सूचना रहेगी तो हम उसकी जगह खाली रखेंगे। अगर आ भी जाती है, तुरंत आ जाती है, तो मानवता के नाते सारे ग्राहक अलग हो जाते हैं, पहले एम्बुलेंस को देख के निकाल दिया जाता है। किसी समय भी आएँ, अगर पूर्व सूचना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो सुबह 6 से शाम को रात को 10 बजे तक तो पंप, क्योंकि ये अंदर से ऑटोमेशन कंट्रोल पे कमांड पे दिया जाना है तेल, इसलिए निवेदन ये है कि सुबह 6 से रात को 10 बजे के बीच में एम्बुलेंसेज आएँ। उस समय हमारा पंप ऑफिस खुला रहता है, उसमें से हम कमांड देके चालू कर सकते हैं। आप ही के पेट्रोल पंप रिलायंस पर मिलेगा या अन्य और पेट्रोल पंप पर मिलेगा? अन्य रिलायंस पंप पे मिलेगा। रिलायंस की तरफ से है तो अन्य रिलायंस पंप, जैसे यहाँ पर है बाबतपुर में पंप कंपनी का अपना पंप है, एक बुलंदपुर में पंप है, सुविधा अनुसार एम्बुलेंसेज जहाँ जाएंगी वहाँ से मिलेगा। थोड़ी सी बारिश के बाद जयापुर गांव जाने वाली सड़क पर भीषण जल जमाव हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव जयापुर जाने वाली रोड की हालत देखकर आप भी चौंक जाएंगे। थोड़ी सी बरसात हुई नहीं कि मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। राजा तालाब जयपुर वाया रानी बाजार पंचकोशी मार्ग की जल निकासी व्यवस्था की स्थिति इतनी दयनीय है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मामूली बारिश के बाद भी सड़क मंगलवार को तलैया में तब्दील हो गई। कहने को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श गांव जयपुर जाने वाला मार्ग है, लेकिन हाल ये है कि इस गांव तक पहुंचना ही दूभर है। हल्की बारिश हुई नहीं कि सड़क पर लबालब पानी जमा हो जाता है। पीडब्ल्यूडी द्वारा विगत 2 साल पूर्व मानक के विपरीत यहां पर नाला बनाया गया है, लेकिन वो भी खराब और अधूरा है। अब सोमवार भोर में हुई बारिश के बाद इस सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीण इसे दुरुस्त कराने के लिए कई बार जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रशासन को लिखित सूचित कर चुके हैं, लेकिन उनका आरोप है कि कोई सुनवाई नहीं हुई है। सड़कों की बारिश से दशा खराब हो जाने से वाहन चालकों और पैदल सफर करने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुणवत्ताहीन काम का ही परिणाम है कि यहाँ की अधिकांश सड़कें समय से पहले ही दम तोड़ जाती हैं। अब सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। लोगों ने थोड़ी बारिश में सड़कों के उखड़ने से हो रही परेशानियों पर नाराजगी जाहिर की है। स्थानीय निवासी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि सड़क को बनवाने से लेकर सीवर व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कई बार लोगों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर आला अधिकारियों तक गुहार लगाई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या समस्या आपकी? यही पानी डूब जाता है बरसात में, बहुत ज्यादा दुकान में घुस जाता है। और नाली नाला क्या? नाली नाला एकदम सब जाम पड़ा हुआ है, जो है कोई सफाई करने वाला नहीं है। अभी मामूली बारिश में ये हालत है। हाँ, एकदम मामूली बारिश में। और जब बारिश जम के हो तो हमें लगता है पूरा डूब जाता होगा। दुकान के अंदर घुस जाता है। क्या मांग है आपकी? यही जो है, ये पटरी वटरी अच्छी बन जाए, पानी निकासी हो जाए। सड़क चौड़ीकरण के कार्य के चलते लगभग 9 मंदिरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अजीबोगरीब विडंबना देखने को मिल रही है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद धार्मिक स्थलों के संरक्षण की बात करते हैं, तो वहीं गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करने वाले काशी में इन दिनों मंदिरों का अस्तित्व खतरे में है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा रोड के चौड़ीकरण का कार्य जेपी मेहता से लेकर सेंट्रल जेल रोड तक होना है। इसके बीच में 9 मंदिर आ रहे हैं, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कहा था कि इनको पुनर्स्थापित किया जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में मंदिरों की स्थिति दयनीय हो गई है। इसकी स्थिति इन तस्वीरों के माध्यम से साफ नजर आ रही है। वहीं पार्षद का कहना है कि पुनर्स्थापना को लेकर उन्होंने पूर्व में ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द से जल्द इन मंदिरों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक मंदिर नहीं है, ये जेपी मेहता से लेके
गिलट वगैरह बाईपास तक का में इसमें 9 मंदिरें टोटल जा रही हैं, जिसमें कि अब ये भी देखते देता हुआ मंदिर आगे सामने है, ये शिव जी का मंदिर है। एक आगे वहाँ पे जज आवास के पास मंदिर था, वो तो ध्वस्तीकरण हो गया है पूरा मंदिर। ऐसे करके करीब 9 मंदिरें चिन्हित किया गया है, जो कि इस 4 लेन के रोड में आ रहा है। और एक्शन से बात हुआ है और ठेकेदार से भी, तो लोगों ने बोला हमको जगह दिवा दीजिए साइड में कहीं, हम मंदिर निर्माण करा देंगे। देखिए मेरी बात हुई है, अब एक तरफ विकास भी कराना है, एक तरफ मंदिर को भी करना है, तो वो नहीं है। तभी हम लोग का ये है प्रयास है कि जो भी मंदिरें हैं अगल बगल जैसे जगह चिन्हित करके मंदिरों को पुनः स्थापित कराने में जो भी खर्च आएगा टोटल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बोला हम करेंगे। निर्माण कराने से लेकर उसका स्थापना कराने तक का पूरा करेंगे वो लोग। कब तक मतलब करेंगे ऐसा कुछ? अब देखिए हाँ, ये अब कब तक करेंगे, क्योंकि इनसे मेरी बात हुई 6 महीना हो गया है जब से इन्होंने रोड चौड़ी करने का काम चालू किया था, तभी से मेरा बात हुआ था इन लोगों से, पर ये अभी तक इनका कोई रवैया अभी ठीक नजर नहीं आ रहा है। यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पराड़कर भवन में 2 दिवसीय कोविड टीकाकरण शिविर के प्रथम चरण का समापन हुआ। मैदागन स्थित पराड़कर स्मृति भवन में चल रहे 2 दिवसीय कोविड कैंप का समापन हुआ। पत्रकार व पत्रकारों के परिजनों ने वैक्सीन लगवाकर राहत की सांस ली। इस दौरान पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र सिंह ने बताया कि पत्रकारों की सुविधा के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर ये शिविर लगाया गया। अगले सप्ताह 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए शिविर लगाया जाएगा, जिसमें पत्रकारों और उनके परिजनों को इसका लाभ मिलेगा। शिविर में प्रमुख रूप से अत्रि भारद्वाज, जितेंद्र श्रीवास्तव, शैलेश चौरसिया, अनु श्रीवास्तव सहित अन्य पत्रकार बंधु मौजूद रहे। किस तरह का शिविर लगा है और आज समापन हो रहा है, आगे क्या कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि पत्रकारों उनके परिवार के लोगों को उनके कार्यस्थल पर या जहां भी उनको सुविधा हो उस स्थान पर ही वैक्सीनेशन किया जाए। तो उसी के तहत जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह कल आए थे, इसका उद्घाटन किए थे और 2 दिन का शिविर लगाया गया था, जिसका आज आखिरी दिन है। कल भी लगभग 80 पत्रकारों उनके परिवार के लोगों ने इसका लाभ उठाया। अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और सायंकाल 4 बजे तक जितने भी लोग आएंगे, मीडिया कर्मी चाहे वो किसी विभाग से जुड़े हों, चाहे पत्रकार हों या मशीन मैन हो या उसमें कैमरा मैन हो या प्रोसेस में हो, सभी के लिए ये सुविधा है। मीडिया से संबंधित सारे लोग, उनके परिवार के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। आगे क्या है 18 वर्ष के बच्चों के लिए? और उसके लिए जिलाधिकारी ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर उसकी व्यवस्था हो जाती है, तो फिर आगे उसका भी वो प्रोसेस करके और लगा। BHU न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा की ओर से ऑक्सीजन फेरीवाला नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। BHU के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा के नेतृत्व में ऑक्सीजन फेरीवाला नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रमना गांव में पहुंची चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों का ऑक्सीजन लेवल का परीक्षण कर इस अभियान की शुरुआत की और वहां के प्रधानपति अमित पटेल को ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल व थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर नापने के बारे में बताया, ताकि वो घर घर जाकर लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जाँच कर सकें। इस अभियान के बारे में बताते हुए डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा ने कहा कि ऑक्सीजन फेरीवाला का कॉन्सेप्ट ये है कि गांव में जाकर लोगों के टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल की जांच की जाए और अगर ऑक्सीजन लेवल 95 से कम है और उनको बुखार है तो उनको घर पर ही दवा देकर ठीक किया जा सके, और यदि उनका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे है तो तुरंत उन्हें अस्पताल भेजा जाए ताकि गंभीर स्थिति में आने से बचा जा सके। वहीं प्रधानपति अमित पटेल ने बताया कि डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा के कहने पर हमने घर घर जाकर लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच की है। जिन्हें हल्की फुल्की परेशानी है उन्हें डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं का वितरण किया गया है। साथ ही जिनका ऑक्सीजन लेवल कम मिला है उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी गई है। गाँव के अंदर जब से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है तो 2 चीज़ें देखी गई। पहला तो लोग अपनी
रोग को छिपा ले जा रहे हैं, बता नहीं रहे, उनको शायद शर्म लग रहा है। दूसरा, अचानक लोगों का जब ऑक्सीजन गिर जा रहा है तो उनकी एक कंडीशन बहुत बुरी हो जा रही है और कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं। ऑक्सीजन फ्री वाला का एक कंसेप्ट ये है कि हर जगह जो घरों में लोग बैठे हैं उनको रिक्वेस्ट करके 2 काम करना है। पहला उनका टेम्परेचर लेना है, दूसरा उनका ऑक्सीजन लेवल नाप लेना है। ऑक्सीजन लेवल नापने से एक चीज़ ये पता लग जा रहा है कि अगर किसी का लेवल ठीक है, अगर उसको बुखार भी है या दवा की ज़रूरत है तो घर में उसका इलाज हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा मरीज मिल जाए जिसका लेवल ऑक्सीजन का गिर रहा हो या घिरा हुआ हो, मतलब जो भी ऑक्सीजन लेवल 92 से कम है, तो समझिए कि दिक्कत की घंटी बजने वाली है। और अगर 90 से कम है तो ऑक्सीजन फ्री वाला तुरंत उनको कहेगा भाई आप हॉस्पिटल जाओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नई शुरुआत ये की है कि जो CHCs हैं उनमें भी करीब 50 बेड का कोविड वार्ड बन रहा है। ये एक अच्छी पहल है। गांव में वार्ड होना चाहिए और फ्री वाला का काम यही रहेगा कि भाई उनको बतावे कब आप इलाज आप घर में नहीं हॉस्पिटल में होना चाहिए। ये देखिए कल से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है और BJ मिश्रा जी जो BHU के प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं, उनके नेतृत्व में कल उनकी पूरी टीम आई थी रमना में लगभग 10 बजे और घर घर ऑक्सीजन लेवल चेक करने का कार्य जो है कि घर घर ऑक्सीजन हर घर जाके लेवल चेक करने का काम कल से शुरू हुआ है और जो कि आज भी कंटिन्यू जो है कि सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा है और लोगों के घर घर जाकर ऑक्सीजन लेवल नापने के बाद अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम है तो तुरंत उनको सही तरीके से रास्ता बताया जा रहा है और ज़्यादा अगर दिक्कत है तो उनको डॉक्टर के पास रेफर किया जा रहा है। और मैं विजय नाथ मिश्रा जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि जो हर घर डेरा डाल और ऑक्सीजन नापने का काम किया गया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार हूं। और उन्होंने हमारे पास दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई हैं और उसके बाद ऑक्सीजन लेवल नापने वाला मशीन भी कराए हैं और किट भी हमारे पास और उसके बाद मास्क भी और सारे चीज़ का हमको मुहैया करा रहे हैं। और बराबर वो हमसे कांटेक्ट में है, अगर गांव में किसी को ज़्यादा अगर दिक्कत है तो हमें तत्काल फ़ोन करें, उनका जितना भी हो सकेगा उनका घर पे ही इलाज, शुरुआत में ही कोरोना जैसे अगर खतरे के ऊपर जा रहा है तो उनको पहले से ही कंट्रोल करने के लिए उनके तरफ से सारा सुविधा निःशुल्क मुहैया ग्राम सभा रमना में कराया जा रहा है। और मैं लगातार उनके बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने गाँव का सेवा और गाँव के लिए लोगों के पास खड़ा होकर मदद करने का काम कर रहा हूँ। आलोक अस्पताल के प्रबंध निदेशक ने कोविड मरीजों संग अपना जन्म दिवस मनाया। वाराणसी के कोविड केयर सेंटर आलोक हॉस्पिटल में सुखद तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहां अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर आलोक सिंह ने कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ अपना जन्म दिवस मनाया। वार्ड को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। डॉक्टर्स और नर्स भी इस जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए। हालांकि खुशी के इस माहौल के बीच हॉस्पिटल की ओर से इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा गया कि लोग सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन करें। मरीज के आसपास खड़े सभी लोगों ने PPE किट पहनी हुई थी। इनमें हॉस्पिटल के नर्स और डॉक्टर शामिल रहे। वहीं मरीजों की खुशी देखकर डॉक्टर आलोक की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि इस तरह से सभी के साथ मिलकर जन्मदिन मनाने से मरीजों में जीने का जज्बा बढ़ेगा। मरीज को दवा के साथ खुशी का माहौल मिले तो वो जल्द ठीक हो जाएंगे। ऐसा एक छोटा सा प्रयास हमने अपने जन्मदिन को मनाकर किया है और उम्मीद है कि जितने भी मरीज यहाँ पर हैं वो जल्द ही ठीक होकर अपने घर लौटेंगे। वहीं इस दौरान अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों ने डॉक्टर आलोक को जन्मदिवस की बधाई दी। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो जिस तरह से आप कल कोविड के मरीजों के संग केक काटा है और डॉक्टरों के लिए क्या संदेश है और मरीजों के लिए भी क्या संदेश? देखिए, इस वैश्विक कोरोना महामारी में जहां पूरा विश्व इस कोरोना से जूझ रहा है, उसी क्रम में हम वाराणसी जनपद में भी कोविड-19 का सेकेंड वेव आया। उसमें बहुत तेज़ी से कोरोना के मरीज यहाँ फैले और हम लोगों को जो जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग से जो दायित्व दिया गया था कोविड हॉस्पिटल चलाने का, उसमें हम लोग निरंतर अपनी पूरी टीम के साथ कार्य करते आ रहे थे। कल हमारे जन्मदिन पर हम लोगों का कोविड मरीज के साथ केक काटना और उनके साथ कुछ समय बिताने का आशय केवल इतना है कि ये ऐसे मरीज जो जिनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनमें सिम्टम्स कम हैं, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मरीज बहुत भयभीत है।
और कोरोना के भय से वो बहुत भयाक्रांत है और वो अकेले वार्ड में बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगता है। उस अकेलेपन और भयाक्रांत होने की वजह से उसे जो अन्य बीमारियां हैं वो अपने चपेट में ले रही हैं। तो मरीज कोरोना की बीमारी से कम बल्कि अकेलेपन और कोरोना के भय से ज़्यादा भयभीत हो गया। हमारा उद्देश्य यही रहा कि हम कोरोना मरीज के साथ कुछ समय बिता के वो जो पैनिक है उनके साथ थोड़ा समय बिता के उनकी काउंसलिंग करें और उनके साथ थोड़ा सा एक आप कह लीजिए कि जो भी बहुत अल्प समय था वो खुशी का समय बांटे, जिससे मरीज मानसिक रूप से मजबूत हो और शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर जाए। यही कोविड-19 पर सरकार के निर्देश पर रामनगर नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। कोविड-19 को लेकर सरकार के निर्देश पर रामनगर नगरपालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। कमेटी के सदस्य भाजपा सभासद संतोष शर्मा एवं हरिशंकर सिंह ने तत्काल प्रभाव से कोविड एवं लावारिस शवों को ढोने के लिए वाहन की व्यवस्था के साथ साथ इन शवों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की मांग की। सभासदों की मांग को लेकर पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कमेटी के सदस्यों को आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र ये व्यवस्था की जाएगी। सदस्यगण में सभासद मणिशंकर शर्मा, दिलीप जायसवाल, अशरफ राइन, सोनी साहनी, मीना देवी, राधा रानी इत्यादि लोग शामिल रहे। शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 से प्रभावित शवों को निस्तारण हेतु एक आवश्यक बैठक बुलाई गई। 10 सदस्यों द्वारा ये समिति गठित की गई। शवों को शमशान घाट पहुंचाने के लिए एक गाड़ी आरक्षित की गई। शवों को निस्तारण हेतु रोस्टर प्रक्रिया द्वारा कर्मचारियों की तैनाती की गई। आपस में मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। शवों को सूचना हेतु नगर में मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी प्रकरणों को लोगों तक जागरूक करने के लिए माइक और बैनर लगाकर लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने का डिसीजन लिया गया। इसमें मुख्य रूप से अधिशासी अधिकारी एसीएम 5 सदस्य मणिशंकर शर्मा, संतोष शर्मा, हरिशंकर सिंह, दिलीप जायसवाल, सोनी साहनी, राधा रानी मौर्य, मीना सोनकर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। साथ ही साथ सफाई इंचार्ज संजय पाल भी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सरकार का एक गाइडलाइन आया है और दिशा निर्देश आया हम लोगों के लिए, निकायों के लिए, जितने उत्तर प्रदेश के निकाय हैं वो निकायों के लिए दिशा निर्देश जो आया है उसमें कमेटी गठन की बात थी कि आप अतिशीघ्र जो है कि बोर्ड की बैठक बुलाकर जितने नगर पालिका परिषद हैं वो बुलाकर जो है तत्काल कमेटी गठन करें कि जो शव हैं, कोरोना के शव हों या किसी भी प्रकार के लावारिस शव हैं जो गंगा जी में लोग फेंक दे रहे हैं, उसको रोकने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है कि जिसमें कि उस कमेटी जो है कि यहाँ के सभी जनता को और जो आने वाले शव जैसे घाट पर लेकर जा रहे हैं फेंकने के लिए, तो उनको जो है कि बताया जाएगा कि नहीं आप घाट पर मत फेंकिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसका इंतजाम नगर पालिका प्रशासन करेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में गुजरात के अंकलेश्वर से 660 एलपीएम का पहुंचा ऑक्सीजन प्लांट। रिलायंस ग्रुप की ओर से 108 नंबर की एम्बुलेंस को उपलब्ध कराया जाएगा निःशुल्क डीजल। थोड़ी सी बारिश के बाद जयापुर गांव जाने वाली सड़क पर हुआ जल जमाव। और सड़क चौड़ीकरण के कार्य के चलते लगभग 9 मंदिरों का अस्तित्व पड़ा खतरे में। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।